आप कभी भी देख लो, जैसे अगर आप डॉक्टर शंकरन का लिटरेचर भी देख लो, अगर वैसे भी आप अगर अपने आप में भी देखो, या मेडिसिन के जो रिस्पॉन्स या ह्यूमन रिस्पॉन्स, वो देखोगे ना, वो तीन तरह के रिस्पॉन्सेज हैं। अगर आप देखोगे तो कौन कौन से तीन रिस्पॉन्स होते हैं? बताओ। यही एंगर हो गया, और एंजाइटी, नंबरनेस, यही सब तो थ्रेट हम्म। के आने पे हम रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हम्म। तो वो यही सब होता है। हम्म। और वर्ती क्या रिस्पॉन्स होते हैं? सर एक तो फाइट, हम्म। एक फ्लाइट, हम्म। जो हम उसमें पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जब होते हैं दोनों, फाइट और फ्लाइट। और तीसरा वही चीज की जो जैसे जैसे जलसीमिया में पढ़ते हैं। हम्म। तो बेसिक ये तीन रिस्पॉन्स, नॉर्मली जो रिस्पॉन्स जैसे बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है उस कंडीशन में, फियर, फ्राइट एंड फ्लाइट, राइट? तो इसमें नॉर्मली क्या है, अगर इसको तीन में डिवाइड करना चाहें, एक है अगर कोई भी सिचुएशन आ गई है, उसमें क्या हो सकता है देख लो, एक हो सकता है लड़ पड़ो, एक है भाग जाओ, तीसरा है फ्रीज वाली सिचुएशन। एंड मेनी टाइम इट हैपेंस, अगर आप रोड पर भी देखोगे, समटाइम कोई क्रॉस कर रहा है रोड, आपने सडनली उसको हॉर्न, जोर से हॉर्न किया, वो सडनली हो सकता है कि वो फ्रीज ही हो जाए वहां पर। तो ये तीन रिस्पॉन्स हैं बेसिकली, जो जैसे बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है उस कंडीशन में टू द थ्रेट। तो इनको अगर समझना है हमने, तो ये भी उसके साथ अटैच होते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल फाइट, फाइट का जो रिस्पॉन्स है, जो फाइट का रिस्पॉन्स है नेचुरली उसके साथ एंगर, रेस्टलेसनेस, राइट, हाइपरटेंशन हो जाएगी। नॉर्मली हम कितनी बार पेशेंट इसके लिए ही आता है हमारे पास मेडिसिन की, मेरा बीपी बढ़ जाता है जी, मैं ता गुस्सा आंदा है, जबकि वो अदर वे अराउंड है। बीपी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अंदर इग्रेशन इकट्ठा हो रहा है उसको, राइट, जॉ क्लिंचिंग। सो नेचुरली a person who argues over a small small issue, जो छोटी छोटी बातों पर अगर किसी ने आर्ग्यू करना है, तो वो रिलैक्स कैसे रह सकता है उस सिचुएशन में? यार एक मिनट, क्या हो रहा है? तो वो रिलैक्स नहीं रह सकता। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये फाइट का रिस्पॉन्स है। और फ्लाइट का, राइट, फ्लाइट का नॉर्मली हम कहते हैं ना अवॉइडेंस, उस चीज को लेके। तो अब इसमें एक और चीज भी जो मुझे दिखी, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम रेमेडी पढ़ते हैं लिलियम टिक, लिलियम टिक में हम क्या पढ़ते हैं, उसका मेन सेंटर क्या है लिलियम टिक का, मालूम है किसी को? सर एक तो कन्फ्लिक्ट होता है मोरालिटी में और सेक्सुअलिटी में। हाँ हाँ। और एक वो लिली फ्लोरे वाली जो सेंसेशन होती है, पुश्ड आउट ऑफ द फैमिली। पुश्ड आउट ऑफ द फैमिली। व्हाई आई विल पुश्ड आउट, बिकॉज ये नहीं पता सर। एनीवन? डॉक्टर साहब, जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कि लिली क्यों हो फ्लोवर, सकता है ऐसा? हम्म। नहीं ये नहीं, ये वाली थीम नहीं मुझे पता। नॉर्मली उसका जो मेन एरिया ही ये है ना, कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेक्सुअलिटी एंड मोरालिटी। अब ये बाहर पता नहीं लगना चाहिए, अगर मेरे को बाहर ये चीज पता लग गई मेरे बारे में, जहां दिस इज गोइंग थ्रू इन माय माइंड, तो जो पीपल अराउंड मी है वो मुझे इग्नोर करने लगेंगे, राइट, मैं आइसोलेट हो जाऊंगी, मेरे से कोई बात नहीं करेगा। इसको ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रही है, क्या पढ़ते हैं हम, इसको ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रही है? स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, ये सारी चीजें। मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी। और उससे भी ज्यादा वो क्या करती है, अपने आप को बिजी रखती है। देखो ध्यान से पढ़ो उसको, लिलियम टिक को, वो अपने आप को बिजी कर लेगी,
राइट। अगर फॉर एग्जांपल वही सारी अलमीरा वही सब कुछ है, दोबारा से फिर वो एकदम से उसको वो होएगा कि मैं इसको संभाल लूं, जब फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाऊं, कोई मैं काम पेंडिंग पड़ा वो कर लूं। पीछे रीजन वो नहीं है, रीजन है वो जो थॉट्स अंदर चल रहे हैं उनको भगाना या उससे भागना। तो ये भी एक फ्लाइट है बेसिकली, राइट। तो अगर फ्लाइट को अंडरस्टैंड करो तो फ्लाइट में कितनी सारी चीजें और भी आती हैं जो हमें बेसिकली हमें मालूम नहीं है कि ये फ्लाइट का रिएक्शन हो सकता है। सो बिजीनेस इन लिलियम टिग जो उसकी है, उसके सेक्सुअल थॉट से फ्लाइट करना है उस सिचुएशन में, राइट। ऐसे ही ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इवन परफेक्शनिस्ट, राइट। तो पेशेंट हु कैनॉट सिट आइडल ऑलवेज डू समथिंग यूजफुल, जो फ्री नहीं रह सकते हैं, अंदर ही अंदर उनकी एंग्जाइटी चल रही है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। करेंगे क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप डे टू डे रखो, आप अपने आप को भी देख लो, मैं अपने आप को भी देख लेता हूँ, चाहे सडनली हम बिना किसी बात पे फोन उठा लेते हैं, बिना किसी बात पे उसको वैसे ही अनलॉक करेंगे, फिर दोबारा से देख के फिर लॉक कर देंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है? हम रह क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है इसका? कि 2 मिनट भी अगर हम अपने साथ बिताने की हमें कोई जरूरत पड़ जाए साइलेंस में, अगर कुछ नहीं चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज इंटरनेट नहीं चल रहा है आपका, या आपका फोन नहीं चल रहा है, सी द एंग्जाइटी इनसाइड। और ये फोन फिर क्या है उससे? कैन वी से लाइक दिस कि इट इज जस्ट वो अवॉइड करना है उस सिचुएशन क्यों? क्योंकि आप अपने साथ नहीं रह सकते, राइट। सो इसको भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो समटाइम जो परफेक्शनिज्म दिख रहा है हमको, जब बिजीनेस दिख रही है, समटाइम इट इज जस्ट ए अवॉइडेंस इन दैट सिचुएशन। So flight does not only means running away or leaving the place, right? Flight means moving away from a uncomfortable internal state, right? बेसिकली क्या है, हमें क्या तंग करने लग जाता है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो, फोन को छोड़ के देखो, थोड़ी देर में एकदम से इम्पल्स अंदर जो आती है उठाने के लिए, वो क्या है? करना कुछ नहीं है उसमें, आपने कुछ भी नहीं करना, दो तीन चीजें ऐप उप खोल के फिर दोबारा से रख दोगे। मगर अगर अपने साथ बैठने की जरूरत पड़ेगी, जो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंदर की चीजें हैं, वो सारी की सारी आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। सो उसको अवॉइडेंस के चक्कर में कितना कुछ चल रहा होता है। तो फ्लाइट को ऐसे भी आप ले सकते हो, मूविंग अवे फ्रॉम द अनकंफर्टेबल इंटरनल स्टेट। दैट मूवमेंट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, और इट कैन बी बिहेवियर। वो बिहेवियर में भी हो सकती है, फिजिकल मूवमेंट भी हो सकती है, जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं रूटीन में कि फ्लाइट कर गया वहां से। इट कैन बी मेंटल ऑल्सो, अवॉइडिंग दैट सिचुएशन, लाइक कि कुछ और सोचने लग गए उस कंडीशन में, कि फॉर एग्जांपल कि मुझे वो थॉट ना आए, राइट। अगर वो उधर चला गया कि मुझे वो जा, इसीलिए हम यहाँ पर कौन से रूब्रिक लगा देंगे, कौन से रूब्रिक लगेंगे यहाँ पर? फाइनल इंटर्न्स, अरे इन्ना क्यों सोच रहे हो? डॉक्टर साहब, सर एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। इस कंडीशन में जब हम कहते हैं फ्लाइट है, फॉर एग्जांपल फिजिकल फ्लाइट एक हो गया, राइट, उसका एक रूब्रिक हो सकता है। मेंटल की जो फ्लाइट है उसका भी हो सकता है, बिहेवियर का भी रूब्रिक हो सकता है। ऐसे कौन से रूब्रिक्स हैं जो इसमें फॉल करेंगे? absorbed absent minded वो सर। भी हो सकता है ना। और escape desire to escape isolate। desire to, बिल्कुल, escape attempts for, escape desire to, राइट। ये सारा कुछ उसमें फॉल करेगा। और मेंटल में सर एक वो जो सैगल सिस्टम में यूज करते हैं, सेट वर्जन 2। सिट वर्जन 2, ओके। और बहुत बेसिक डे टू डे में आप यूज करते हो। ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमेलियोरेट, आप रूटीन में यूज करते हैं ना ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमेलियोरेट। तो ये भी उससे अपने अपनी फॉर एग्जांपल एक तरह का अडेप्टेशन है ये भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट की, पेशेंट की,
स्टूडेंट की बहुत पुरानी बात है, राइट? तो नॉर्मली जब भी उस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल अगर वो बीमार है, वो खुद फोन कभी नहीं करती थी, कोई साथ वाला ही फोन करेगा। तो वंस मुझे वार्डन मैम ने कॉल किया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। जब मैं उसके रूम में एंटर किया, तो दो तीन मैंने जितनी बार भी उससे पूछा क्या कुछ, देर इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल। वो किसी से बात नहीं करती थी, किसी से रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, किसी को रिएक्ट नहीं करती थी, मन में क्या चल रहा है बता ही नहीं रही है, बिल्कुल साइलेंट रहती होती। और ऐसी स्टेट हम किस में पढ़ते हैं? हेलिबोरस में। हेलिबोरस में पढ़ोगे ना, द आउटसाइड वर्ड इज सो पेनफुल दैट पेशेंट गेट इनवर्ड। वो अंदर चले जाता है कि अपनी इमेजिनरी दुनिया में, जहां पर उसे वो पेन फील ना हो। तो वो अडेप्टेशन है एक तरह की, ये भी फ्लाइट में आएगा बेसिकली, राइट? सो एक फाइट है, एक फ्लाइट है, और तीसरा क्या था? तो इन सच पेशेंट जो अनकंफर्टेबल इंटरनल स्टेट है वो क्या कर रही है? इनर अनईज पैदा कर रही है, वेग एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, fear of nothingness, right? Fear of being still. So if I stop, something bad or uncomfortable will surface. अगर मैं चुप कर गया, अगर मैं स्टॉप कर गया, अगर मैं बैठ गया, so they keep on doing work. तो समटाइम अगर आप देखो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो आपके माइंड में आना चाहिए। जो पर्सन आपको सामने दिख रहा है कि यार दिस पर्सन इज वेरी वर्कहॉलिक, उसके बैकग्राउंड में तो जाके देखो क्या चल रहा है उसके पीछे, क्यों कर रहा है वो वर्कहॉलिक। अगर रुकेगा तो क्या होएगा, राइट? अगर वो नहीं करेगा तो क्या होएगा? हो सकता है उसके पीछे ये सारी एंजाइटीज और ये सब कुछ चल रहा हो, राइट? सो हाउ द फ्लाइट चेंजेस फॉर्म इन द, कैसे वो फॉर्म चेंज कर देती है? जैसे इन एनिमल फ्लाइट इज वेरी इजी, राइट? एनिमल्स में फ्लाइट कैसी है? भाग जाना। अगर फॉर एग्जांपल डॉग फाइट हो रही है, जो कोई चीज हो रही है, किसी ने किसी जानवर को देख लिया कि जहां पर इंजरी हो सकती है, तो वो क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा उस सिचुएशन में। बट ह्यूमन, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग है, हम डिफरेंट हो सकती है, तो उस कंडीशन में स्टेइंग बिजी भी एक तरह की फ्लाइट है, राइट? इवन बी प्रोडक्टिव भी एक तरह की फ्लाइट हो जाती है उस दूसरी जगह से। बी यूजफुल, टू इंप्रूव, करेक्ट एंड परफेक्ट, ये सारे के सारे फ्लाइट के तरीके हो सकते हैं। सो रखो अपने में इस चीज को, राइट? सो ये बहुत ट्रिकी हो सकता है। जब मैंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ये बड़ा ट्रिकी हो सकता है कि बेसिकली जो बाहर आपको दिख रहा है, जैसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, जैसे हम आर्सेनिक में पढ़ते हैं। आर्सेनिक में क्या पढ़ते हैं? क्या रूब्रिक पढ़ते हैं आर्सेनिक में? Arsenic restless, Sundar keeps himself busy. हम्म। हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना परफेक्शनिस्ट। हाँ जी। क्यों? क्या कारण क्या है? Mental restlessness. Okay. और Anxiety. प्राची? हम्म। जो एनी आइडिया प्राची? नो सर। नो सर। कोमल? सर द बिजी फ्रूटलेसली हम्म। और कि एंजाइटी कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना हाँ, अपने साथ। एंजाइटी कवर अप करने के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ करते रहना उस चीज को। और उसका सारा का सारा बिहेवियर हम कैसे पढ़ते हैं आर्सेनिक का? ही वॉज सो फियरफुल, ही वॉज सो कॉशियस, राइट? डर क्या है उसको? कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्या होएगा? क्योंकि ऑलरेडी उसका सिस्टम किधर चल रहा है? ऑन डाउन, सारा का सारा। तो ही इज वेरी कॉशियस। तो देखने में वो मेटिकुलस लग रहा है बहुत ज्यादा, जो जो उसकी बाहर की पिक्चर आ रही है वो मेटिकुलस आ रही है, पर दैट मेटिकुलसनेस इज आउट ऑफ
Fear That and perfectionism is out insecurity. of it is out of fear and anxiety. तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ट्रिकी हैं अगर देखा जाए, राइट? इवन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, परफेक्शनिज्म, राइट? ये सारी चीजें डिफरेंट सिचुएशंस में भी आ सकती। सो अनईज हो जाएगा इंटरनली। कैसे होएगा? अनईज हो जाएगा व्हेन आइडियल अगर फ्री है आके पेशेंट की बोलते हैं ना मैं फ्री बैठ ही नहीं सकता, मेरे से बैठा ही नहीं जाता, राइट? जिसमें हम पढ़ते हैं सिट कैन नॉट। गिल्ट ड्यूरिंग रेस्ट, ये आना शुरू हो जाता है। So this is why the such persons are praised and their nervous system never learn to settle. तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि ये तो कम लगा ही रहता है जी, ये तो कुछ करता ही रहेगा, ये फ्री नहीं बैठ सकता, ये बिजी नहीं बैठ सकता। पर समटाइम वो जो वर्क है वो वर्क डिजायर ना हो के पीछे आउट ऑफ कंपल्सिव एटीट्यूड। इसलिए हम आर्सेनिक को कौन से माइजम में लेते हैं? कौन से रिएक्शन में? कैंसर रिएक्शन में। तो उसके कारण भी हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द टाइगर, राइट, जैसे एनिमल बाकी करते हैं, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम स्टिलनेस, साइलेंस एंड इनर सेंसेशंस। ये जो इनर सेंसेशन है उससे भागना, राइट, उस सिचुएशन से भागना। तो ये भी एक तरह की फ्लाइट है। तो एक बार इसको ऐसे भी आप सोच के देखो कि ये भी फ्लाइट का ही तरीका है कि मैं अपने अंदर की जो इश्यूज हैं वह ना देख पाऊं, इसीलिए कुछ ना कुछ करता रहूं, राइट? तो ये भी रिएक्शन है। तो थर्ड रिएक्शन इज फ्रीज्ड। ये बहुत सिंपल है और इसके हिसाब से डॉक्टर राजन शंकर ने रेमेडीज भी डिफरेंशिएट की हुई हैं, राइट? इसमें क्या आ जाएगा? हैवीनेस है, डिप्रेशन, फटीग, नमनेस, डिसएसोसिएशन, डिसोसिएटी हो जाना टोटली किसी भी सिचुएशन में। तो मगर ये बॉडी में कहाँ रहते हैं? तो जैसे हमने डिस्कस किया था, टाइट शोल्डर्स, शैलो ब्रीदिंग, गार्डेड अब्डोमेन, कोलैप्स चेस्ट, रिजिड स्पाइन, ये उस जगह पर ये सारी की सारी जो इंटरनल फीलिंग है वो वहां रहेगी। सो द बॉडी डिडंट स्टोर ट्रॉमा टू ट्रबल अस। बेसिकली जो हमने डिस्कस किया है, इट इज ए अनफिनिश्ड प्रोग्राम और प्रोटेक्शन। ये अनफिनिश्ड एजेंडा है बॉडी का, जिसे हमने कंप्लीट नहीं किया है। सो बॉडी हेल्ड ऑन बिकॉज लेटिंग गो वाज अनसेफ एट दैट टाइम। क्योंकि जब वो गुस्सा करना था, जैसे स्टेफिस गेरिया में पढ़ते हैं हम, जब वो गुस्सा करना था वो किया नहीं जा सकता, ना हो बॉडी ने उसको होल्ड किया हुआ। ऐसी कोई रेमेडी और याद है जो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है इस चीज के साथ, जो सडनली आपके माइंड में आती हो, जो हम रूटीन में देते हैं? स्टेफिस गेरिया के अलावा कोई ऐसी रेमेडी जो रूटीन में देते हैं हम? बिल्कुल। और ये फील कैरी करती है वो सारी की सारी, ये उसका कीनोट भी है। सृष्टि? The colosynth or ignitia. यस, कोलोसिंथ। कोलोसिंथ, पहली कोलोसिंथ, राइट? कोलोसिंथ में हम क्या पढ़ते होते हैं? Ailments from mortification, chagrin. मॉर्टिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, चैग्रिन, और उसके कारण क्या होता है उसका? Stomach, GIT upset. जीआईटी अपसेट। जीआईटी अपसेट में क्या उसको लूज मोशन लग जाते हैं? Colic होता है. कॉलिक होता है। कॉलिक कैसा होता है? अरे कैसा Sharp होता है? pain. Sharp pain होती है, bending double से ameliorate होती बेंडिंग है. डबल, स्पाज्मोडिक। बेंडिंग डबल से बेसिकली क्या, इट मेक हिम बेंड। वो इतना ज्यादा स्पाज्म आएगा कि उसके स्पैज्म को अगर आप रिलैक्स नहीं करोगे मसल को तो वो बियर नहीं कर पाएगा। सो इसका और इसका क्या है? बेसिकली दैट एंगर विच इज नॉट सप्रेस्ड, इट गोज एंड सेटल इनटू दिस, राइट? अब्डमन में सेटल करता है, क्योंकि ये मेन एरिया है इसके लिए, अब्डमन। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना कि एंजाइटी फेल्ट इन स्टमक, क्योंकि यहाँ पर सोलर प्लेक्सस है। और दूसरा पेल्विक एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आके सेटल कर जाता है। तो अगर आपने उसका अंडरस्टैंड करना हो, एग्जाम्पल देखना हो, कोलोसिन से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो इस अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? सो यहां पर क्या है? तो ये है क्या, बॉडी क्योंकि उसको लेट गो नहीं कर पाई है, बॉडी उस एंगर को निकाल नहीं पाई है, तो बॉडी ने वो एंगर को रिटेन किया है।
तो कोलोसिंथ में उसकी रिटेंशन अब्डोमेन में है इन द फॉर्म ऑफ स्पाज्मोडिक पेन, मसल स्पाज्म आता है बेसिकली। इसीलिए अब मूवमेंट यू गिव कोलोसिंथ, पेशेंट इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ स्पैज्म आया, जैसे ही मेडिसिन आप दोगे स्पैज्म रिलीफ हो जाएगा वहां पर। उस कंडीशन में मैकफॉस काम नहीं करेगी या दूसरी और स्पाज्मोडिक रेमेडीज नहीं काम करेंगी, उस समय ये रेमेडी काम करेगी। सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड दैट्स व्हाई यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, दैट्स व्हाई टॉकिंग ऑफन फेल्स। कोलोसिंथ को आप जितना मर्जी समझा लो उस सिचुएशन में, आप उसको समझा के नहीं ठीक कर सकते उस चीज को। हमारी मेडिसिन सेम फ्रीक्वेंसी सेम सब कुछ बॉडी में ले आएगी तो उसकी एडेप्टेशन चेंज हो जाती है, वो बेटर हो जाती है उस सिचुएशन में। अदरवाइज नो टॉकिंग कैन रिलीव हिम। टॉकिंग सिर्फ यहां तक है, यहां तक रहती। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है, रोज होता है हमारे साथ, डेली होता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर जब गुस्से की बात होती है इट इज ऑटोमेटिक, वहां पर हम कुछ नहीं कर पाते, हम सब वो करते हैं जो हमने एक दिन पहले या फॉर एग्जांपल 1 घंटे पहले या 15 मिनट पहले सोच के रखा होता है कि हम ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। दैट इज ऑटोमेटिक, वहां पर हमारा कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि वो थिंकिंग ब्रेन से नहीं, वो सबकॉन्शियस से है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। दिस इज हाउ यू आर प्रोग्राम्ड, दिस इज हाउ यू आर वायर्ड, राइट? सो वो नेचुरल आएगा वो बिल्कुल उस रिस्पॉन्स में। देन उसके बाद आप समझाते किसको, समझाते हो आप कॉन्शियस ब्रेन को। तो आप इसकी एक ऐसी एग्जांपल देख लो कि फॉर एग्जांपल एक घर है, घर के बाहर एक गार्ड है, गार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा घर है फॉर एग्जांपल, जहां पर वो गार्ड खड़ा हुआ है, अंदर से कुछ लोग आते हैं, बाहर लड़ाई झगड़ा करते हैं, शोर मचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर वो अंदर भाग जाते हैं। और आप उस गार्ड को जाके समझाओ कि यार तू ना किया कर, ऐसे मत किया कर, तो गार्ड आपको क्या कहेगा कि मुझे भी पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे भी पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैं करूं क्या, मैं थोड़ी ना करता हूं, वो तो वो करते हैं। कहते कौन? क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरा है, डार्क साइड, वो ऑटोमेटिक है, वो बिल्कुल वो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो ऐसे ही वायर्ड है। तो इसलिए कोई भी फॉर एग्जाम्पल बात करके ठीक नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि ट्रॉमा कहाँ स्टोर हुआ है, ट्रॉमा डीप डाउन बॉटम में स्टोर हुआ है। सर इनसाइट डज नॉट ऑलवेज मीन रेजोल्यूशन। इसको पढ़ के मुझे ये समझ आया कि अगर आप सिर्फ इनसाइट डेवलप करो कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ कितने बड़े कॉमे लगा लो कि क्यों अच्छे लोग ऐसे करते हैं, जहां पाप नहीं होना चाहिए, जहां मॉरल वैल्यूज, जहां बड़ों को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, ये उसको नहीं पता जो अंदर स्टोर कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम, ये उसको समझ नहीं आता है, ये उसकी लैंग्वेज ही नहीं है, ये बात उस तक कभी पहुंचती ही नहीं है। तो ये सारी की सारी इंसाइट आपके यहां तक रहती है, जो यहां तक ही रहेगी और इसको रिलीव करेगी, और आपको लगेगा हाँ आपको बात समझ आ गई है, मगर नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही वो होएगा ऑटोमेटिकली फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे, राइट? एंड दैट इज वाई मैंने एक जगह जब इसको रेफर किया तो कहते दैट इज वाई रिपीटेड इमोशनल कैथारसिस इट मेक द पेशेंट वर्स, इवन बार बार, क्योंकि उससे रिजॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पर नहीं। फिर देन करना क्या है अगर ऐसी बात है तो क्या करें इसका? क्या करें इसका ज्योति, क्या करना चाहिए इसका? पता नहीं सर। नहीं बता प्रियंका, एनी आइडिया? नो सर। नो? जैन साहब? नो सर। नहीं पता? चलो ट्राई करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की, और एक नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट लेवल करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एरिया कौन सा इन्वॉल्व है, क्योंकि हर एनर्जी हर एरिया डिफरेंटली एक्सप्रेस करती है, और वहां पर उसका जो एक्शन होएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कुछ चीजें तो कॉमन है, राइट? कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है, वो हर एरिया में इफेक्ट करेंगी, पर कुछ चीजें कॉमन नहीं।
सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक चीज और अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि वेयर डज दिस फेशियल होल्डिंग कंसोलिडेट, कहाँ कंसोलिडेट करती है। तो इमेजिन करके देखो, आप सबने कभी ना कभी गुस्सा करते ही हो, रोज ही, डेली का करते हो। गुस्सा होती है, इरिटेशन होती है, क्लास में गुस्सा आ गया, टीचर ने बोल दिया, थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, है बच्चों? होता है कि नहीं होता? होता है सहज है, सर। सहज है कि ये सहज? यस सर। सहज होता है ना? हाँ जी। कहाँ पर है? दिख नहीं रही तो मुझे। सर यहीं पे हूँ। यहीं पर है, फिर दिख क्यों नहीं रही है? तेरी आवाज आ रही, फोटो नहीं आ रही तेरी। चलो सारे, फिर एक काम करो, एक पास्ट इंसिडेंट्स में जाओ अपने। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज, पास्ट इंसिडेंट्स में जाओ, थोड़े दिन पहले चल जाओ, कौन सा दूर की बात होगी। फील करके देखो कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कौन कौन से हमारे बॉडी के एरियाज हैं जो प्रोन है इसके लिए, जो बिल्कुल नेचुरल अडेप्टेशन रखते हैं इसके लिए। बोलो, कौन बोलेगा? अंबिका? Yes, sir. कौन से रिसेंटली फील किया हो? नहीं पास कर रही है? सिमर, Yes, sir. तू तो बोल। Arms, legs, breath short हो जाती है. आर्म्स, हाँ हाँ हाँ, आर्म्स, लेग्स, ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, और बॉडी में हीट, और एक हैवीनेस होती है, हेड पे एक हैवीनेस फील होती है। और ट्रेम्बलिंग होती है। गुस्सा फील करके देखो ना, एक बार फील करके देखो, रिसेंट एक्सपीरियंस जब हुआ हो गुस्से वाला, जिसमें माइंड बहुत इरिटेट हुआ हो, उसको आंख के सामने ला के देखो कि वो आपको गुस्सा चढ़ा, पर आप कुछ कर नहीं सकते उस गुस्से का, हो नहीं सकता, बॉडी टाइट निकाला करके नहीं जा बस। सकता वो गुस्सा। Shoulder. बॉडी टाइट, सर शोल्डर फोरहेड टाइट, पेन। फोरहेड पेन, राइट, फ्राउनिंग हो जाएगी यहाँ पर, देख साड़ी पक्कियां ही पै गई, फ्राउनिंग साड़ियां परेशान हो के, 100%, राइट, फ्राउनिंग हो जाएगी। और ये तो हमारे प्रेस ही नहीं होनी है, मुझे लगता है पक्की होगी ये। हाँ, रूब्रिक क्या था वार्तिक? सर नहीं पता। द रूब्रिक इज फ्राउन डिस्पोजिशन, राइट। वल पे हर वेले वल पे रहंदे कि त्यूड़ियां पा के बैठा रहंदा, तेरा की हर वेले तेन लड़ाई लड़ाई करन दा मूड बने रहंदा, कहंदे ने, जस्ट लाइक दैट, राइट। और क्या होगा, सबसे पहले देखो ये एरिया, ये हमारा सबसे बेसिक है गुस्से में। देखो जब कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर अटैक करो, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? अगर आपसे कोई लड़ने आ गया, पहला रिएक्शन, हाँ बिल्कुल, क्या करेगी कोमल, बता। ऐसे हाथ रिफ्लेक्सली आगे आ जाता है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले हाथ, ये रिफ्लेक्स अपने आप आ जाएगा। आता है कि नहीं आता? क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है, और ये पहला रिस्पॉन्ड करने वाला सिस्टम भी है। हमारा जो फेस है, ये जो अपर बॉडी इतनी, जो ये सारी की सारी, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे बोलो, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है स्ट्रेस को। इसलिए बोलते हैं ना कि लड़ाई हो जाए, पहले ऐसे करके एक एक किक इधर मार दो, ये वाली, सामने बंदे का काम खत्म हो जाएगा। एक से डिफेंड, दूसरे से ये, बात खत्म। तो ये हमारा जो बिल्कुल बेसिक है, करके देखना कभी, अगर आप सामने से आए ना, जस्ट डिफेंड दिस, और इधर से फुल स्केल में लेके मारो एक इधर, ये लगती है उसको, उठेगा नहीं दोबारा से, ये जॉ जू सब हिल जाएगा। तो ये जॉ एरिया, ये नेक एरिया, शोल्डर एरिया, ये सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स हैं इसके लिए। इसीलिए जब गुस्सा आता है, फॉर एग्जांपल जब बच्चे को, छोटे बच्चे को जब हम कहते हैं गुस्सा करके दिखाएं, वो क्या करता है? जॉ टाइट कर लेता है।
जॉ टाइट करता है वो, ऐसे करेगा, साथ में हाथ ऐसे करेगा। सोच के देखो, जो जो फॉर एग्जांपल ऐसे पर्सन है जो रेगुलर इस फॉर्म में रह रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी उनको डे टू डे में? stiffness, स्टिफनेस इन द Hypertension. शोल्डर्स, यहाँ आ जाएगी ना। जो शोल्डर है वो स्टिफ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, मूव करने में प्रॉब्लम, और जॉ टाइट हो जाएगा उनका। सो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, इसके इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे उनमें। पूरा माउथ ओपन नहीं होएगा, टाइट फील होता है कि नहीं होता उनको, ये होना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, ये सिर्फ उसके कारण नहीं होती है, वॉर्म्स के कारण। जो अग्रेसिव रहते हैं बहुत ज्यादा, वो भी ग्राइंड करते रहते हैं उस चीज को स्लीप में, ये भी इशू आ जाता है। ये वन ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम आ रही है फॉर एग्जांपल पेशेंट में। आर यू गेटिंग इट? ऐसे समझ सकते हैं? Yes, sir. श्योर। इसको एक एक करके हम एरिया डिफाइन करते हैं। ये हो गया एक एरिया, फर्स्ट एरिया, ये वाला एरिया, ये फर्स्ट है। सेकंड एरिया सोच के देखो सर, सबसे उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? जेसिका? नहीं पता। अरे ट्राई तो करेगा कर जेसिका, गलत बोल दे चाहे, कुछ नहीं होता, कुछ भी बोल दे, कुछ भी। चाहे इतना काउंट कर ला, 1 2 3 4 5 ऐसा करके जितने 10 आए बोल दे। सर हेडेक होता है। हेडेक होता है, गुड, वेरी गुड। सानिया? सर थ्रोट चोकिंग। थ्रोट चोकिंग, सर हार्ट बिल्कुल। हैवी होगा। हाँ, हार्ट वाला। सो सेकंड एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो चेस्ट एरिया, रेस्पिरेशन वगैरह सारा सिस्टम यहीं पर आ जाता है। सेकंड एरिया ये है जो इन्वॉल्व होता है। थर्ड कौन सा इन्वॉल्व होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज स्टमक, क्योंकि वहां पर सोलर प्लेक्सस है। एंजाइटी फेल इन स्टमक, हमने कितनी बार क्लास में भी डिस्कस किया है कि ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एब्डोमेन का एरिया, राइट। और हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो बच्चा है वो माँ के साथ यहीं से अटैच है, उसकी सारी कम्युनिकेशन यहीं से अटैच है। तो अगर हम अपने उसमें चले जाएं, जैसे हम फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, या इन केस वैदिक अंडरस्टैंडिंग, या पीछे जो चक्रास को अंडरस्टैंड करते हैं, वो कहते हैं ये वो चक्र है जिससे हम बाहर कनेक्ट करते हैं सबसे। और इसीलिए दो तरह के बुद्धा की मूर्तियां मिलती हैं आपको, दो तरह की। एक बुद्धा की मूर्ति है जो बिल्कुल ब्रॉड शोल्डर, जो एशिया में का बुद्ध है, वो ब्रॉड शोल्डर वाला है, बिल्कुल ब्रॉड शोल्डर होएगा उसका, नैरो चेस्ट, ये चेस्ट एब्डोमेन नैरो होएगा, चेस्ट वी शेप होएगी, जैसे बॉडी बिल्डर नहीं होते वैसे हमेशा मूर्ति होएगी देखना। पर जापानीज का ऐसा नहीं है, जापानीज का विद लार्ज एब्डोमेन, बिकॉज दे नो वन वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जो एब्डोमेन का चक्र है, जो ये बाहर की कम्युनिकेशंस के लिए है, ये यहां से सब कुछ कम्युनिकेट होता है। और वो कहते हैं जब तक ये स्ट्रांग नहीं होता किसी पर्सन का, तब तक वो बंदा कभी स्ट्रांग नहीं होएगा। और इसको करने के लिए स्ट्रांग, पता है वो क्या करते थे, क्या करते थे? एनीबॉडी हैविंग एन deep आइडिया? breathing exercise, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और Laughing therapy. लाफिंग थेरेपी, यस। और अरे जिससे खराब होता है ना, उसी से ही हल होता है हमेशा। ये हमेशा याद रख लो जिंदगी का, जो चीज खराब करेगी वही हल करेगी। खराब क्या कर रहा है? गुस्सा, ये सबसे ज्यादा गुस्सा, फियर, फ्राइट, सब यहां से फील होता है। सोच के देखो, जब आप डरते हो तो सबसे पहले डर फील कहाँ होता है? आपको कोई एकदम से डरा दे, कहाँ फील होता है? पेट में, पेट में, सोलर प्लेक्सस में, यहां फील होएगा आपको। सो फियर यहां फील होता है सबसे पहले,
राइट? तो वो क्या करते हैं, जब निंजास को ट्रेन करते हैं, या इन केस जैन फकीरों को ट्रेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनसिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, इनसिक्योर इन्वायरमेंट। अब वो इनसिक्योर इन्वायरमेंट क्या है कि जो उनका गुरु है वो कोई ना कोई लकड़ी की चीज लेके हमेशा अपने पास रखेगा। अब आपने ख्याल रखना है उसका, वो कभी भी मारेगा आपको, और हल्की नहीं मारेगा, जोर से मारेगा वो। अब आप कैसे हो, हर वक्त अलर्ट हो, हर वक्त अलर्ट। अब खाना भी खा रहे हो तो आपका ध्यान आसपास की आवाज के ऊपर भी है, हवा की कटाव पर भी है, हर चीज पर है। तो स्लोली स्लोली क्या है कि वो चीज जाती जाती लाइफ में नींद में भी चली जाती, क्योंकि गुरु वहां पर भी नहीं छोड़ेगा। वो आप सो रहे हो तो आपको सोटी मारेगा वो, बहुत जोर से, बहुत जोर से। तो वही जो फियर है वो इतनी अवेयरनेस लेके आता है कि आप हर वक्त एज पे रहते हो। तो आपका ये वाला चक्कर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बाहर की कम्युनिकेशन जो है, बाहर की सराउंडिंग, उससे जो आपकी वननेस है वो इतनी स्ट्रांग है कि हल्की सी हवा की कटाव भी आप फील कर लोगे कि हवा में डायरेक्शन का फर्क हो गया। राइट? तो जो पुराने आप वो देखते थे ना कि फॉर एग्जाम्पल तीर से ये कर दिया, जब वो कर दिया, उसके कारण वो होते थे। तो इसीलिए जब आप फॉर एग्जांपल जापानीज मूवी देखते हो समुराई वाली, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि वो जहां अटैक करने लगा है उससे पहले एक पर्सन उसको डिफेंड कर लेता है। तो जापानीज बिलीव करते हैं कि जब आप अंदर से सोचते हो कि आप यहां मारने लगे हो, उस उसी मोमेंट में यहां से वो थॉट ट्रेवल कर जाता है। और अगर आपका अपना थॉट नहीं चल रहा और आपका ये चक्र बहुत स्ट्रांग है, तो उस थॉट को आप आराम से पिक कर लोगे, और उसके अटैक करने से पहले, जो उसका वॉलंटरली मसल्स ने अटैक करना है, उससे पहले आप उसको डिफेंड कर लोगे। आप कभी भी जापानीज मूवी उठा के देख लेना, कभी भी, कभी भी। जैकी जैन उठा लो या कोई भी उठा लो, चाहे इवन जो रियल ब्रूसली की थे वो उठा लो, वो उससे पहले डिफेंड कर जाता था जब तक आपने अटैक भी करना है। इतना स्विफ्ट, इतना फास्ट उसके पीछे ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, और ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, तीसरा जो मेन जड़ है, फॉर एग्जांपल जहां पर हर चीजें सेटल होती हैं, वो पेल्विस है। वो पेल्विस है, क्योंकि वो हमारा मेन एरिया है, पेल्विस। राइट? तो ये चार एरियाज हैं जो मेन इफेक्ट होते हैं। और नॉर्मली यहां पर पेल्विस इंपॉर्टेंट क्यों है, एनीवन? सर वहीं पे ही सारी एनर्जी स्टोर होती है और वही ऊपर एलिवेट करके जाती है एज द पर्सन ग्रोज। बिल्कुल। आप इसको कह सकते हो बेसिक इंस्टिंक्ट। हमारी जो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो इसी चक्र से है ना, मूलाधार से। बिल्कुल बेसिक, वो सारी यहां पर है, जो जिसे हम सर्वाइवल बोलते हैं। और हम ये सारे टॉपिक में क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर दो चीजें हैं, एक मेंटल जो बाद में आती हैं, एक सर्वाइवल जो ऑटोमेटिक है, जो पहले रिस्पॉन्ड कर जाता है, जो पहले डिसाइड कर लेता है, और वो उसका रेसिपिएंट है इस एरिया का। इसीलिए पेल्विक प्रॉब्लम्स जब भी किसी पेशेंट में मिले, विदाउट एनी पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दिस कैन बी द रीजन फॉर दैट। तो आपको इसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कारण हो सकता है। तो उसके उस पेशेंट में आपको जो उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी आपकी लाइफस्टाइल में मिलने वाली है। उसको वहां जाके आपको ढूंढना पड़ेगा उसको कि क्या है ऐसा जहां पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कहाँ है जहां पर ये बोल नहीं पा रहा। और ये एरिया वैसे भी हमारा नेचुरल इशू है। ऐसा क्यों, एनीवन? रोमिता, कोई ऐसी बात है जो हम बहुत बहुत बेसिक है मगर हम मिस करते हैं? नो आइडिया सर। डॉक्टर साहब? जी सर।
कुछ है ऐसा जो बहुत बेसिक है और हमारा मेन इशू रहता है वो? सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी तो है ही है, कुछ ऐसा और भी है? ये हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। छोटे बच्चे ने निक्कर न डाली, हम क्या कहते हैं? ओए शेम शेम हो इधर ही। मोरालिटी। हाँ हाँ। राइट एंड रॉन्ग। रिजल्ट, इमेज। हाँ, इंसल्ट, शेम, बैड, हम कैसे वर्ड यूज करते हैं इन चीजों के लिए? आप खुद सोच के देखो, अपनी बॉडी को आप पूरा ध्यान देते हो, जो फॉर एग्जांपल वेस्ट लाइन से नीचे एरिया है उस पर आपका कितना फोकस होता है, कितनी अटैचमेंट है उसके साथ आपकी? सोच के देखो एक बार। आज पढ़ते पढ़ते मैंने ये क्वेश्चन अपने आप को किया कि ये कितना अपना है, सोच के देखो ये एरिया। क्योंकि ये एरिया मेन किसके साथ अटैच है? शेम, गिल्ट, गलत, राइट? हम बार बार इस चीज को प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आराम से बैठा हुआ है, हम उसको 1 मिनट में सेट करते हैं, सीधी होके बैठ, सीधा होके बैठ, उसको मालूम ही नहीं है कुछ। वो सोचेगा ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये क्यों कह रहे हैं? छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, हम उनको टोकते हैं, ये चीजें करते हैं। तो नॉर्मली हम बोलने में भी क्या लेते हैं? गंदी बात, गलत बात, हम ये बात करते हैं। तो ये एरिया, इसको ये वर्ड लेके चल सकते हो, फॉरबिडन। सो ये कहीं ना कहीं हमारी जो नेचुरल बीइंग है उससे कट ऑफ है। तो इसलिए ये प्रोन भी है उसके लिए, ये एरिया प्रोन है प्रॉब्लम के लिए। और सबसे ज्यादा इसमें ही प्रॉब्लम आती है। और सोच के देखो, फीमेल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? कितनी सारी प्रॉब्लम आती है जब आपको कोई कारण नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता, मेंसेस इरेगुलर है, कोई कारण नहीं मिलता, पर पीसीओडी हो रही है, वो पेन हो रही है, डिस्मेन हो रही है, कोई कारण नहीं मिलता, स्पाजम्स आ रहे हैं। तो ये मेन एरियाज हैं जिनको हमें एक बार ध्यान देना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? अगर किसी को इसमें कुछ भी लगा हो मुझे बताए, वैसे हम इसमें डिटेल में करेंगे इसको। समझ आए मैं क्या कहना चाहता हूँ? कुमकुम, हाँ जी सर। कुमकुम ने कहना इन दौरे पहन कोई ना कोई बीचों एकदम। बात जो कह रहा हूँ वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही मतलब है? जवाब भी नहीं देता। आई गेट हर्ट। अब मेरा हेडेक होना शुरू भी हो गया यहाँ पर, पता है, यहाँ पर टस टस होनी शुरू हो गई मेरे। वही कुमकुम। हाँ जी सर, आ रही है समझ में। हाँ तो जवाब तो दे दे। उन्हें तो आप ऐ बोला पढ़ते था पे सर कि मैंने अंदर है पहले। जाता। पहले भी बोला था, फिर मुझे नहीं सुना, फिर ये मेरा सिस्टम मिस कर गया फिर। चलो, ऐसे ही एक एक एरिया को सिर्फ हम ब्रश ऑफ करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं करते, ब्रश सर ऑफ करते हैं, राइट? हाँ बच्चे। सर इसका भाव क्या था जो आपने बोला, ये समझ में नहीं आया। कौन सा बच्चा? यही लोअर रीजन को हम कम अपनी अटेंशन देते हैं, तो इसका भाव क्या मैं आगे निकला? चल, मैं जब हम इसको डिटेल में करेंगे ना तब आप समझाता हूँ मैं इसका जरा। इसको बस मन ओके में सर। रख लिया अभी। तो तब अगर तेरे को ना समझ आया ना, तूने मेरे को पूछना है, बोलना है कि नहीं मेरे को नहीं आया, मैं नहीं मानती ये बात। ओके सर। ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं करना। देखो ये पिक्चर मिली मेरे को, राइट? जॉ, नेक, शोल्डर, गर्डल की, इन चीजों से फर्क कैसे पड़ता है? दिख रही है ये पिक्चर? वो कहते हैं कि सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा 2 इंचेस हेड को आगे कर लेते हो, आपका हेड आगे आ जाता है, तो वेट 32 पाउंड, मतलब 16 किलो वेट आप डिफरेंट फील करते हो, आपकी स्पाइन के ऊपर वेट आ जाता है। और ये चेंज होता है सिर्फ पोस्चर से, सिर्फ पोस्चर से। और अगर 3 इंचेस पीछे जाता है तो 42 पाउंड जो वेट है वो उसमें आ जाता है उस सिचुएशन में। सो एवरी इंच फॉरवर्ड हेड पोजीशन द वेट ऑफ द हेड एंड द स्पाइन इंक्रीज बाय द एडिशनल 10 पाउंड हर इंच के साथ।
अब सोच के चलो कि अगर जो वो स्पैज्म क्रिएट हो रही है आपकी नेक में, तो ये होगा कि नहीं होगा आगे को? अगर होगा तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो आप सिर्फ वो ठीक कर रहे हो तो ये ठीक नहीं होने वाला, आपको उसके पीछे बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। और समटाइम मैंने देखा है, इस चीज को भी नोट करो, समटाइम वो प्रॉब्लम होती ही उसकी नहीं है, प्रॉब्लम होती ही सिर्फ पोस्चर की है। आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कि पोस्चर कैसे सर्वाइकल कॉज कर सकता है? बिल्कुल सिंपल। चलो इसको और छोटा कर देते हैं, बाकी सारी चीजें निकाल दो। क्या स्पेक्स लगाने से सर्वाइकल हो सकती है? सारे आ जाओ स्पेक्स वाले। जितना मुझे अपनी पता अपनी है नहीं सर। नहीं ना हो सकती। स्पेक्स केड़ा किलों दी भाव है, ऐसा ही है ना? एनीबडी हैविंग ए डिफरेंट व्यू? कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है सर, स्टैक्स और सर्वाइकल का। स्पेक्स और सर्वाइकल, कहते ना क्लिप ਤੇ सर्वाइकल कर सकता है, कई बार क्लिप ही एडा बड़ा ਹੁੰਦਾ पर स्पेक्स कैसे कर सकती है? सोच के देखो, सर अगर बहुत बंदे बेसिक को बात करने वाला हूँ। सर हाँ हाँ अगर बंदे को दिख ही नहीं रहा और वो जूम करने के हाँ। लिए अपने आप को आगे झुक रहा है थोड़ा, हम्म। होता है अक्सर। चश्मे भी नजर नजर नहीं आता, चश्मे में भी वो और बिल्कुल आगे बिल्कुल। झुक के दिख रहे होते हैं। हाँ, तो ऐसे उन करके चश्मों करते में हैं कहीं, ऐसे करके तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक कॉमन एडेप्टेशन बताता हूँ, आप नोट करना, आप भी करते होगे। अब स्पेक्स नीचे पड़ी है मेरी, स्पेक्स जब हम लगाते हैं, कभी नोट किया आपने, स्पेक्स स्लोली स्लोली नीचे स्लाइड कर जाती है। स्पेक्स वाले हाथ ऊपर करो सारे, कौन कौन है स्पेक्स वाले? करती है ऐसे कि स्पेक्स नीचे स्लाइड कर जाती है, हाँ जी। हाँ जी सर। यस सर। राइट? अब उस सिचुएशन में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्पेक्स कैसी बनाई होती है, सुंदर वाली स्पेक्स। उनके पंगे क्या होते हैं, जैसे जो गर्ल्स, फॉर एग्जांपल, अब प्राची स्पेक्स देखो आप, प्राची तेरी बड़ी करें स्क्रीन में, रुक जरा, कैसे बड़ी कैसे कर सकते हैं? स्पॉट फोन एवरीवन, ये तो ये तो सारे हो गए। कोई मुझे समझाएगा कौन करता है, कैसे कर सकता है? अब कौन है आपको स्क्रीन पे? प्रेजेंटेशन चल रही है। अच्छा, मेरे को तो रिद्धिमा मैम की आ रही है। हाँ मेरे को भी रिधिमा दिख रही है। दीदी ने भी स्पेस ये लगाई कैसे हो हुई गया? हाँ दीदी ने भी स्पेक्स लगाई हुई। वो कहाँ गई बीच में से, प्रियंका कहाँ गई? एक मिनट यार, मेरा मैं ना, मेरा अपनी रोल है, खड़ जाओ। अरे प्रियंका तू बोलेंगी ना, ता आएंगी अगे। सर ओ प्रियंका गई ना पे प्राची, हाँ। अब होता क्या है तो मैं बताता हूँ, चलो। यस सर। हाँ बोल, हाँ बोल। देख नहीं आई फिर भी ना, तो स्पॉटलाइट तो नहीं आने भी। यदि स्पेक्स देखो, राइट, या रिधिमा दी स्पेक्स देखो। नॉर्मली समटाइम हम क्या कहते हैं, हमने स्पेक्स बनवाई होती हैं डिजाइनर, छोटी सी कोई बटरफ्लाई बनी हुई है, या इनकेस ओवल शेप की स्पेक्स है। ऐसा होता है कि नहीं है? जो आई को पूरा कवर नहीं कर रही है, सिर्फ इतना कवर कर रही है रूटीन में। अब जब वो स्लाइड करती है तो क्या होता है, आपके बीच में आ गई वो, यहां पर ऐसे करके, तो आप उसको क्या करते हो, ऐसे करके उठा लेते हो। देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं ही नहीं दिख रहा? मुझे मैं दिख रहा हूं? नो अब देखो, अब दिख रहा हूं? अब दिख रहा हूं? नो रिद्धिमा नो दीदी सर। कर रही है। अभी भी स्पॉटलाइट पे मैम ही है सर। रिद्धिमा ही दिखती थी, रिद्धिमा क्यों? तू की सेटिंग की है रिद्धिमा? सर आपने मैम को पिन कर दिया, मैम की वीडियो को। वो कैसे होता, अब इन पिन कैसे करूं? इन पिन नहीं, अनपिन।
यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं आ रही है कोई रिद्धिमा के साथ। और रिद्धिमा चल तू ही करके दिखा, अपनी स्पेक्स थोड़ा नीचे कर। हाँ यहाँ पर अगर ऐसे आती है तो हम क्या करते हैं, स्पेक्स को हाथ से ऊपर कर देते हैं, अब फिर दोबारा से नीचे कर। अब सपोज तू बिजी है तो क्या करेगी, तो हाथ से ऊपर बार बार नहीं कर सकती, तो कुछ काम कर रही है साथ में, ऐसे कर सकती है। जहां क्या करेगी, अपने गर्दन का एंगल चेंज कर लेगी, ये ऑटोमेटिक है। हम अपनी गर्दन का एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, सर्वाइकल हो जाएगी उतने से ही। सिर्फ इतनी बात से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है समटाइम, सिर्फ इतनी बात से। सो एवरीथिंग डिजीज नहीं होती, आपको ये भी चीजें नोट करनी पड़ेंगी पेशेंट में, ये छोटी छोटी चीजें कि कौन सी स्पेक्स डाली हुई उसने, कैसे डाली हुई है, वो कैसे उसको चेंज कर रही है, हिला रही है, क्या कर रही है। समझ आया सबको कि नहीं आया? यस सर। हाँ मैंने अब स्पॉटलाइट रिमूव कर दी है। अब देखो मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, अब दिख रहा हूं। यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ चलो। अब इसमें क्या है, दे फॉर एग्जाम्पल वो अगर वो सामने साथ में कोई काम कर रहा है सपोज, और उसकी स्पेक्स यहां आ गई है, तो वो क्या करेगा, ऐसे करके देखना शुरू कर देगा उसको, वो अपना एंगल ठीक कर लेगा। और ये ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस है, ये अपने आप हो गया, उसको मालूम भी नहीं है। मगर अब उसके जो ये स्पाइन का एंगल है ये चेंज हो गया, यहां से उसको सर्वाइकल स्टार्ट हो जाएगी। देते रहो मेडिसिन, आप नहीं ठीक होएगा वो, क्योंकि वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो डिजीज नहीं है, उसकी अडेप्टेशन में प्रॉब्लम है। तो आपने उसको भी देखना है साथ में, राइट। सो ऐसे आप डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहाँ गया, सो ऐसे आप डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना? पर चलो, सो व्हाई दिस एरिया इज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसको फटाफट कर लेते हैं, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। कहते हैं दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। बॉडी का फ्रंट गेट है ये थ्रेट को। सो जॉ सबसे पहले, फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन आती तो क्या होता है उस सिचुएशन में, टू बाइट, टू स्पीक, टू शाउट, जॉ को प्रिपेयर होना है तीनों कंडीशन में। लड़ना है, बोलना है, झगड़ना है, उस सिचुएशन में इसको ही रेडी होना है जॉ को। तो जॉ में सबसे पहले चेंज आएगा। नेक पोजीशन करेगा अपने आप को ओरिएंट करने के लिए भी, अगर आपने देखना है सपोज अगर ऐसे करना है तो नेक की ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, और प्रोटेक्शन के लिए भी। शोल्डर प्रिपेयर करेंगे टू स्ट्राइक और ब्लॉक, तो दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। यू कैन ब्लॉक एंड अलोंग विद दैट यू कैन स्ट्राइक, ये चीज कर सकते हो कि ऐसे करके साथ में इधर घुमा लिया आपने। सो शोल्डर प्रिपेयर करेंगे टू स्ट्राइक और ब्लॉक। सो वेन एवर द बॉडी प्रिपेयर टू फाइट, दिस एरिया रिस्पॉन्ड फर्स्ट। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करेगा, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो व्हेन एंगर इज नॉट एक्सप्रेस, द एक्टिवेशन डज नॉट कंप्लीट, इट स्टेज देयर, तो वहां पर रहेगा इस जगह पर, राइट। सो इट इज लिंक्ड विद द वॉइस बाउंड्री, ये उसके साथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोलना है, अगर आपने नो बोलना है, आपने एक्सप्रेशन करना है, कुछ डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल बाउंड्रीज ही सर्ट करनी है, तो ये सारा एरिया उस कंडीशन में आएगा। सो व्हेन ए पर्सन स्वेलोज द एंगर, राइट, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, चूजेस पोलाइटनेस ओवर द ट्रूथ, तो ये एरियाज टाइट रहने वाले हैं, ये वाले सारे के सारे। सो एक्सप्रेशन इज स्टॉप, द मसल रेडीनेस रिमेन। द अनस्पोकन एंगर क्या है, टाइटन्ड जॉ प्लस लिफ्टेड शोल्डर, शोल्डर भी रेडी हुए पड़े और जॉ भी उसका रेडी है उसके लिए। मगर अब वो जो गुस्सा, जो जो बोलने वाली बात थी वो बोली नहीं गई,
क्योंकि उसने पोलाइटनेस को चूज किया उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर ये सारा का सारा एरिया टाइट हो जाएगा। और वैसे भी दिस एरिया इज बेसिकली रिच इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये किसके साथ है, जब मैंने बोला कि इट इज इफेक्टेड विद, इट इज रिलेटेड विद द फाइट एंड फ्लाइट, ये थिंकिंग के साथ नहीं है, राइट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फास्ट रिस्पॉन्सिव है, क्लोज कनेक्शन विद द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। सो क्रॉनिक होल्डिंग हियर मींस, अगर यहाँ पर क्रॉनिक होल्डिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम नेवर फुली स्विच ऑफ। और यहाँ का सिंपैथेटिक सिस्टम अगर आप देखोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ये वैसे ही अलर्ट रहता है, ये एक्टिव रहता है। आपने कभी ऐसा नोट किया ऐसे कि ये चीज हमेशा हमारे लिए एक्टिव रहती है? आप कभी गिरोगे, जहां गिरने वाले हो, सबसे पहले आपकी बॉडी किसको बचाती है? बिना किसी कारण से, अपने आप होएगा वो, यार हेड को। हेड को, राइट। और मेडिसिन कौन सी होती है इसके लिए, जिसमें ये बहुत हाइटेंड होती है? नाजा। तो ये नॉर्मल है, राइट। सो दिस एक्सप्लेन व्हाई द काम लुकिंग पर्सन, राइट, स्टिल दे फील टेंस। काम है, बिल्कुल शांत है, कोई एग्रेशन नहीं है, कोई लाइट झगड़ा नहीं है, स्माइलिंग फेस है, गुस्सा भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर भी उनका ये जो एरिया वो टाइट रहने वाला है उसका, राइट। तो क्योंकि ये स्ट्रेस ही नॉर्मल पोस्चर बन गया उनका, तो ये चीजें टाइट होंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे करके देखोगे तो आपको ये मसल बहुत हार्ड दिखेंगे। तो आप जितना मर्जी मसाज कर लो, थोड़ी देर रिलैक्स होंगे, फिर दोबारा से आएंगे, अनटिल हम उसको अनडू नहीं करते, जो हम उसको देखते हैं बाद में, राइट। तो जॉ टाइटन, शोल्डर लिफ्ट, नेक स्टिफनेस, ये सारा इसमें आ जाएगा अगर सप्रेस हो गई। क्योंकि वो क्यों सप्रेस हुई है कि वो कह रहा है कि रिएक्ट ना कर, पोलाइट रहे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल साइंस क्या आएंगे यहाँ पर, जॉ क्लिंचिंग, स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेस और स्लीप, राइट, जहां उसको बार बार ग्राइंड करना टीथ को, जहां टीएमजे जो ज्वाइंट है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होना, राइट, एज एंगर हेल्ड बैक रिपीटेडली। तो एक यहाँ पर एक टाइटनेस आनी शुरू हो जाएगी, ओपन नहीं होएगा पूरा। तो कई बार वो कहते होते हैं कि ये टाइट रहता है, पूरी तरह मुंह खुलता नहीं है उनका, तो यहाँ पर ये स्टिफनेस आनी शुरू होगी। ये क्लिनिकल पेन सिम्टम्स है। सेकेंड क्लिनिकल, सर्वाइकल पेन, स्टिफनेस ऑन वेकिंग, लिमिटेड नेक रोटेशंस, पेन विदाउट इंजरी। ये चीज इसको याद रखो, इस चीज को जब भी पैथोलॉजिकली एक्सप्लेन नहीं हो रही है फिजिकल में, तो ये सारे कारण है वहां पर, राइट। पेन विदाउट इंजरी, इंजरी कोई नहीं हुई मगर पेन है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट रेडीनेस चल रही है टू रिएक्ट और डिफेंड, हर समय अलर्ट रहना उस सिचुएशन में, तो ये उस कंडीशन में चल रहा है। देन हेडेक्स, टेंशन हेडेक्स, बैंड लाइक प्रेशर, ऑक्सीपिटल पेन, सस्टेन सिंपैथेटिक टोन और मसल होल्डिंग के कारण। और बहुत बार इसकी पेन कैसी होती है, पेशेंट क्या बोलेगा कि यहां से नेक से पेन उठ के इस ऑक्सीपिटल रीजन में यहां पर आती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत कॉमन, कि नेक के पीछे से जहां पर नेप ऑफ नेक जिसको बोलते हैं, उसकी पेन ऊपर ऑक्सीपिटल एरिया में ट्रांसफर होएगी, या स्पेसिफिकली स्ट्रेस का एरिया। तो यहां पर क्यों होता है, ड्यू टू सस्टेन सिंपैथेटिक टोन, क्योंकि जो सिंपैथेटिक टोन है वो सस्टेनली वहां पर वर्क कर रही है, साथ में मसल होल्डिंग हो रही है। इसको जरूर याद रखा करो, इस मसल होल्डिंग को। बड़ी बार आपको एक्यूट में भी हेल्प मिलेगी इस चीज को। हाइपरटेंशन, अब देखो फिर वही बात, नॉट ऑल हाइपरटेंशन बट एंगर सप्रेशन और रिलेटेड हाइपरटेंशन, उनमें ये पैटर्न रहेगा, राइट। क्योंकि कारण पीछे फिर वही है, जॉ एंड नेक टेंशन ड्यू टू द सिंपैथेटिक ओवरड्राइव, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो वो ये टेम्पररी फेज आएगी उसमें, पर इसमें भी आपको बाकी के कारण नहीं मिलेंगे, राइट। सो पोलाइट बट टेंस पर्सनैलिटी, एक्सटर्नली काम, रीजनेबल, अकोमोडेटेड, मगर इंटरनली उसका जॉ टाइट, स्टिफ शोल्डर, ब्रेथ शेलो, बार बार उसको शेलो ब्रेथ के कारण डीप ब्रीथ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओपन नहीं हो रहा है वो पूरी तरह। फिटीग आफ्टर इंटरेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जब मैंने देखा ये बार बार ये सिम्टम आ रहा है। टायर्डनेस हो जानी, थोड़ी सी भी इंटरेक्शन के बाद थक जाना उस सिचुएशन से, राइट, वो वाली। सो बॉडी इज फाइटिंग क्वाइटली व्हेन द पर्सन बिहेव पोलाइटली, पर बॉडी फाइटिंग मोड में सेट है,
क्या बोलते हैं इसको, जब कार में हम चलाते हैं इस चीज को, वो कार में हम लगाते हैं ना, अपने आप गाड़ी चलती है, क्या बोलते हैं उसको? क्रूज मोड। क्रूज क्रूज कंट्रोल। क्रूज मोड, हाँ क्रूज कंट्रोल। तो ये समझो, ये क्रूज मोड लगा हुआ है बॉडी में हमारा। बॉडी लड़ाई रेगुलर कर रही है, आप ऊपर से शांत हो गए हो। सो आप भूल गए हो, पर जॉ ने और नेक ने याद रखा हुआ है उसको। द जॉ रिमेम्बर्स व्हाट द माउथ नेवर सेड। तो जॉ ने उसको रिमेम्बर रखा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्या कर सकते हैं, दे होल्डिंग अनफिनिश्ड, क्या कर सकते हैं, कंप्लीशन थ्रू द सेफ मूवमेंट। यहाँ पर ना यार, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसके बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, रुको। देखो इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, सेफ मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, सेफ मूवमेंट? आपको क्या लगता है सेफ मूवमेंट से क्या मतलब होएगा इसका? एनीवन? बात छोटी है पर इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई बोल सकता है इसके बारे में, सेफ मूवमेंट? नवदीप, रोमिता, वार्तिक, अश्मिता? सर इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में या इमोशनल टेंशन या स्ट्रेस है, उसको एक वेंट मिल जाए जो कि हमारा मतलब सोशली एक्सेप्टेबल भी हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, नाइस। और गुरप्रीत? एनीवन? रिधिमा कोई आइडिया लग रहा है इस वर्ड तो, कुछ माइंड से अंदर कोई चीज क्लिक कर दी? सेफ मोमेंट हम्म, मीन्स व्हेन हम सप्रेस ना करें, वी कैन फुल्ली लेट एवरीथिंग बी एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी फिल्टर, हम्म, ऐसा कुछ। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूँ, जल्दबाजी तो नहीं है ना इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता है कि खत्म करना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है उसको समझना, उस चीज को। समझाऊं थोड़ी सी बात जो मुझे समझ आई, मैं आपको बताता हूँ, आपको हेल्प करेगी ये बात। क्या ना? यस यस सर। सर। ओके। देखो नॉर्मली पीछे मैं ना थोड़ी देर से फ्लूट की प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग को रिटेन करना, फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग प्ले करना है तो बीच में वो जो नोट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। देन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल कितनी देर हम ब्रेथ रोक सकते हैं, कितनी देर हो सकते हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। देन आई केम टू नो अबाउट कि बॉक्स मेथड ब्रीदिंग करेंगे तो स्लोली स्लोली हम उसको रिटेन कर सकते हैं। तो मैंने उसको करना शुरू किया। देन जब उसको और स्टडी किया, देन आई केम टू नो अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। चलो मैं बताता हूँ। वो जब मैंने उसको ध्यान से अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली जो आप सांस के रोक के देखो, अगर आप सांस रोकोगे तो क्या होता है उसके बाद? रोकोगे? रोके? 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगते, ज्यादा से चालीस यस सर। पचास मिनट बाद। हाँ, स्लाइट डीप ब्रीथ करो आप, जितना फॉर एग्जांपल कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, जितना ब्रीथ कर सकते हो आप थोड़ा सा ब्रीथ करके फिर उसको होल्ड करो। 3 to 1 पे होल्ड करते हैं, राइट? 3, 2, 1।
कितनी देर रहा आप सबका? अब देखो क्या क्या हुआ, आपने ऑब्जर्व किया अपने अंदर क्या क्या हुआ? अच्छा, कईयों की रहती है अभी, मेरे ख्याल फूक रह गई है। अब पता पता कैसे चलेगा, फोटो ही नहीं आ रही। सर मुझे तो अपने हार्ट बीट फील होने लगती है। और और क्या होता है जब हम सांस रोकते हैं, तो क्या फिनोमिना क्या है, पीछे क्या चलता है बॉडी में? ऑब्जर्व किया अपने बॉडी में क्या होता है? तब आके हंगर आना शुरू होता है। एयर हंगर कब स्टार्ट होता है? किसने किसने ऑब्जर्व किया, जब एयर हंगर आता है उससे पहले एक कन्वल्सिव कुछ स्टार्ट होता है डायफ्राम पर। किसने फील किया? अरे बोलो कोई। क्रैम्पिक कॉलिक फील हुआ? अब ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इस एयर हंगर का? खुशबू, जाग जाग, आंखें खोल। क्या कारण है बता खुशबू? पता नहीं सर। ट्राई तो कर। क्या कारण, दो तो चीजें बेचारी सांस लेने में बेचारी, क्या करेगी जब एकदम से हमें एकदम से होता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो क्या चीज है जो हमें ब्रीथ करवा रही है? वार्तिक? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है हम्म। और उसकी मतलब सेचुरेशन बढ़ जाती होगी और ऑक्सीजन कम हो जाती होगी। ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, राइट? तो नॉर्मली हमें क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उसमें, पर अगर फिजियोलॉजी को पढ़ोगे ऐसा है नहीं। बॉडी बहुत कम ऑक्सीजन में भी काम करती रहती है, रिस्पॉन्ड करती रहती है। मेन प्रॉब्लम है हमारा जो नर्वस सिस्टम है, फिर वही नर्वस सिस्टम जिसकी हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट, वो एक्टिव होता है, वो थ्रेटन फील करता है अपने सर्वाइवल को, राइट? तो वो एक जो सेट कार्बन डाइऑक्साइड का एक थ्रेशोल्ड है जो उसने ब्रेन में क्रिएट किया हुआ है, जैसे ही वो लेवल टच होता है तो वो कन्वर्जन स्टार्ट करता है डायफ्राम में। उसके क्रॉस होते ही फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उसको रोक के नहीं रख सकते हो ब्रेथ को, वो अपने आप आएगी उसके बाद। ऐसे ही होता है ना कि आप रोक लेते हो उसको कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा, ऐसे हो सकता है कि मैं नहीं लेने देता, सांस में रोक के रखता हूं, नहीं रोक सकते आप, वो ऑटोमेटिक है, राइट? तो वहां पर जो फिजियोलॉजी कहती है वो क्या कहती है कि ये जो आउट ऑफ ब्रेथ और जो कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रेशोल्ड है, इट इज रिलेटेड विद द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल पैटर्न ऑफ द पेशेंट। अब इसको ठीक करना है, सपोज आपने इसका थ्रेशोल्ड बढ़ाना है, तो ये दो तरीके में आप इसको कर सकते हो। एक तरीका है जिससे आपको लगता है ये हो जाएगा पर होएगा नहीं। दूसरा तरीका वो है जो अभी वो वर्ड आया, दैट इज सेफ। तो जब फॉर एग्जांपल आप चाहो कि मैंने 40 सेकंड के लिए ब्रेथ रोक के रखनी है, जैसे साइकिल में क्या होता है कि आपने 40 सेकंड के लिए होल्ड की, 1 मिनट के लिए फिर ब्रीथ किया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने 50 सेकंड के लिए होल्ड की, फिर 10 से फिर 1 मिनट ब्रीथ किया, फिर नेक्स्ट आपने 60 सेकंड के लिए होल्ड किया। अगर उस ब्रेथ को होल्ड करने में आपका पूरा जोर लगा हुआ है और उसके बाद ऐसे सांस आ रहा है, इसका मतलब आप अपने नर्वस सिस्टम की वायरिंग कैसे कर रहे हो स्ट्रेस में, वो कभी भी रीवायर नहीं होएगा। नर्वस सिस्टम नीड्स सेफ्टी, फीलिंग टू बी सेफ,
कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो उसका मेन प्रॉब्लम है। जो हमारा जो बेसिक नर्वस सिस्टम है, वो हर चीज को कैसे एनालाइज करता है, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट। थ्रेट परसेप्शन से चलता है वो। उसका सारा का सारा सिस्टम किसके लिए बना हुआ है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए। तो उसका जो नेचुरल थ्रेट, जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो है उसका थ्रेट परसेप्शन एंड रिएक्टिंग टू दैट। वहां पर अगर आपने उसको अनवाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ उसको ये फील करवाना पड़ेगा, इट इज ओके टू होल्ड दिस ब्रेथ। तो वहां पर अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की थ्रेशोल्ड बढ़ानी है, तो जितनी आप होल्ड कर सकते हो उससे नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। करते करते थ्रेशोल्ड तक लेके आना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ऊपर टच करके वापस। और साथ में सो दैट आप जब एक्सेल करो, आप ऐसे एक्सेल कर सको। मतलब आप नर्वस सिस्टम को क्या मैसेज दे रहे हो, इट्स ओके टू बी दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, इट्स ओके, टेंशन ना ले, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। एंड एवरी टाइम व्हेन यू स्टेप रेज 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 करते जाओगे, वो नर्वस सिस्टम ऑल्टर होता जाएगा और उसका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। ये कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो स्विमर्स करते हैं। स्विमर्स का तरीका है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने का। सो उसमें जो मुझे ये चीज समझ आई है कि आप धक्के के साथ नर्वस सिस्टम को ऑल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि धक्का ही उसकी प्रॉब्लम है, धक्का ही उसका ट्रिगरिंग फैक्टर है, राइट। सपोज किसी को ट्रस्ट नहीं है किसी के लाइफ में, और आप इंड्यूस करना चाहते हो ट्रस्ट जबरदस्ती, यही उसकी वॉल बना देगा कि नहीं, इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना, कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप द वेरी इशू ऑफ दैट पर्सन, आप उसी को ही पुश कर रहे हो, नहीं होएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सिस्टम सेफ। तो जब तक आप अपनी बॉडी की मूवमेंट्स, उसकी रोटेशन, उसकी एक्टिविटीज स्लो डाउन नहीं करोगे, आप अपने नर्वस सिस्टम को मैसेज नहीं दोगे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, तो वो जो सिस्टम है वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इन ए वे जैसे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और यहां पर जो मुझे मिथ था एक, और वो मेरा क्लियर हुआ, इसीलिए जिम वर्क नहीं करता इसमें। जिमिंग इसमें कभी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जिमिंग के साथ क्या अटैच है, स्ट्रेनिंग, हार्ड स्ट्रेनिंग। हम अपने नेचुरल सर्वाइवल जो सिस्टम है उसको और ताकत दे रहे हैं उससे। किसने किसने ये चीज नोट की है, जिम कौन गया है, शायर गया है जिम कभी? हाँ जी सर। जिम जानते क्यों ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? हाँ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ वो ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਆਹੋ, ਐਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਆਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਟਰॉयड, ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਟੂ ਵਨ ਫਾਰਮ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਕੇ ਡੰਬਲ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ, नहीं होएगा ये, नहीं होएगा ये। स्लो डांस, स्लो मोशन, सेफ मूवमेंट्स कैन डू दैट, बट जिमिंग कैन नॉट डू दैट। जिमिंग आपको थोड़ी देर के लिए आपकी फिजिक को रिलैक्स करेगी बस, उसके बाद वो सारी की सारी पेन्स वापस आ जाएंगी। जिम उसमें आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जिम किसके साथ अटैच है, दूसरे सिस्टम के साथ, जो इट इज नॉट फॉर सेफ्टी, इट इज फॉर द स्ट्रेस एक्सरसाइज। वो एड्रेनलिन को पुश करने के लिए, वो और चाहिए उसको पुश करने के लिए, एड्रेनलिन पुश चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए जिम के लिए? आप फॉर एग्जांपल 10-15 पुशअप मार के फिर स्टार्ट करोगे, वेट इंक्रीज करोगे, एड्रेनलिन रश चाहिए उसको पुश करने के लिए उतने वेट को, वो एंटोगनिस्ट है, ये काम नहीं करेगा। एम आई मेकिंग सेंस? सर पर एनर्जी तब भी तो रिलीज होती है। अब जैसे मैं अपना हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ, मेरे को अगर गुस्सा चढ़ा और मैं ट्रेडमिल में रनिंग करूँ तो मेरे को तो हाँ गुस्से से थोड़ा रिलैक्स मिलता है। मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं टोटल अनवाइंड की बात कर रही हूँ,
रिलैक्स तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा फिजिकल एक्टिविटी से। हम ओके जो सर। बात कर रहे हैं स्लो मूवमेंट्स, वो बिल्कुल चेंज लेके आ जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर आपने इसको रिलैक्स करना है, द स्लो मूवमेंट्स हैं जो उसको रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल स्लो मूवमेंट्स, राइट। जॉ की अवेयरनेस उसको रिलैक्स करेगी, ब्रेथ वर्क उसको रिलैक्स करेगा, नॉन फोर्सफुल रिलीज, नॉट दिस, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। बहुत चाहे छोटी ब्रेथ हो, सॉफ्ट ब्रेथ जो होगी वो उसको पुश करेगी उस तरफ। आर यू गेटिंग इट? चलो ये अगली बार करते हैं हम, चेस्ट, डायफ्राम और अपर। किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे बताओ पहले। बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सृष्टि? सर हाँ बच्चे बोल पड़ते। सर तो मतलब अगर किसी का किसी की बॉडी में हम कहें कि इस फॉर्म में ट्रॉमा स्टोर्ड है, तो हाँ जो हाँ हम जनरली एसोसिएट करते हैं कि वर्बल मोड्स ऑफ थेरेपी होते हैं कि बात करना, हाँ हाँ, शेयर बिल्कुल करना, बिल्कुल, उससे बेटर ये चीजें वर्क करेंगी वहां। ये चीजें वर्क करेंगी, ये अनवाइंड करेंगी उसको, ये चीजें ज्यादा उसको एफर्ट देंगी उससे, क्योंकि जो वर्बल भी है, जो कैथारसिस है जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ है? हाँ जी, कैथारसिस माइंड पे। दिमाग में है, माइंड में है, राइट। माइंड उस एक्सपीरियंस का एनालिसिस दे रहा है आपको, एक्सपीरियंस बॉडी ने किया है, ठीक है सर। वो नहीं खत्म पर, होएगा। आप अपने आप को समझा लोगे, जिसे बोलते हैं ना कि हाँ ये पर चीज सर ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, पर पर सर बॉडी वहीं की वहीं रह इमोशंस, जाएगी। इमोशन जो है वो स्टोर बॉडी में हुआ है, लेकिन जब आया था वो ओरिजिनेट तो इमोशन भी माइंड में ही हो रहा है। हम इसके बाद डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हें क्लास नहीं लगाई है। यही ठीक है सारा सर। पंगा है, हमारी बॉडी कर जाती है पहले, उस समय हमारे ब्रेन ने उसको एनालिसिस में नहीं लेके आया। मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर लूंगा सारी क्लास दोबारा से, वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी यार, तो मैं कोशिश करूंगा मैं रिकॉर्ड करके वो सारा का सारा सेशन अकेले बैठ के फिर कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने साथ में आना हुआ तो साथ आ जाना, ऐसे अकेले बोला नहीं जाता। सो इस चीज को समझो। नेक्स्ट हम 2-3 एरियाज साथ में ले लेंगे उसके,